हेलो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राकेश बिश्नोई सर पे आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। उससे रिलेटेड अपन एग्जांपल कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है उसके बारे में पढ़ा है, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम किसके बीच रिलेशन बताती है ये भी बताया था कि जो सरफेस इंटीग्रल होता है उसको वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज किया जाता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से, या वॉल्यूम इंटीग्रल को भी आप सरफेस में चेंज कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल यानी कि पृष्ठीय समाकलन और आयतन समाकलन के मध्य संबंध को बताता है। एक्चुअल में होता क्या है कि एक f क्या होता है, एक सदिश बिंदु फलन होता है जो किसी पृष्ठ में होता है, पृष्ठ s मान लेते हैं, तो वहां पर जो पृष्ठीय समाकलन होता है वो उस सदिश बिंदु फलन f के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। क्या थी थ्योरम कि पृष्ठीय समाकलन जो होता है f डॉट n के ds, इसे लिखते हैं, ये जो होता है किसके बराबर होता है, ये वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है, डाइवर्जेंस ऑफ f, डाइवर्जेंस f के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है। f का वॉल्यूम इंटीग्रल नहीं है, डाइवर्जेंस f का वॉल्यूम इंटीग्रल आयतन समाकलन। तो उससे रिलेटेड ये एग्जांपल करेंगे। इवैल्यूएट मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए इंटीग्रेशन s मतलब सरफेस, सरफेस इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। ये देखिए y स्क्वायर जेड स्क्वायर आई प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर के डॉट एन कैप डीएस। तो डॉट एन कैप डीएस डॉट एन कैप डीएस, तो ये किसकी वैल्यू है, f की वैल्यू है। ये अधिक बिंदु फलन है आपका, f की वैल्यू है। और कह रहा है वेयर s इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर, s जो है वो किसका पार्ट है, इस स्फीयर का पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 का, अबाउट द एक्स वाई प्लेन। यानी जो स्फीयर होगा वो एक्स वाई प्लेन जो है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर के भाग का एस पार्ट माना गया है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन भी यहां देखिए आपको गिवन है, फाइंड किसको करना है, फाइंड आपको करना है सरफेस इंटीग्रल y स्क्वायर जेड स्क्वायर आई प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर के। इसका मान आपको क्या करना है, फाइंड करना है, डॉट एन के डीएस, ये फाइंड करना है। तो यहां पर f क्या हुआ, f इक्वल टू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर के। ये आपका क्या हो गया, वेक्टर पॉइंट फंक्शन f हो गया। अब इस f वेक्टर पॉइंट फंक्शन का आपको क्या निकालना है, पृष्ठीय समाकलन का मान ज्ञात करना है। ये पृष्ठीय समाकलन है, इसको f हमने अलग से मान लिया, तो ये हो गया f डॉट n के ds, इसकी वैल्यू निकालनी है। और फिर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से पता है कि जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो वॉल्यूम इंटीग्रल के क्या होता है, इक्वल होता है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होता है तो हमें डाइवर्जेंस f चाहिए। तो यहाँ क्या चाहिए, डाइवर्जेंस f। तो f दिया हुआ है तो डाइवर्जेंस f निकाल लेते हैं। तो नाउ आता है डाइवर्जेंस f इक्वल टू क्या होता है, डेल डॉट f, ये होता है। डेल क्या होता है, डेल जो होता है i डेल अपॉन डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल z, ऑपरेटर होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। डॉट f आपको दे रखा है y स्क्वायर z स्क्वायर i प्लस z स्क्वायर x स्क्वायर j प्लस z स्क्वायर y स्क्वायर k। क्लियर, ये आपको दे रखा है z स्क्वायर y स्क्वायर। एक बार इसको मिला कर लेता हूं मैं, यही दे रखा है क्या, बिल्कुल यही दे रखा है। तो इसको मिलान कर लिया क्योंकि यहाँ दोनों वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है तो एक जैसे दिख रहे थे, इसलिए थोड़ा मैच कर लिया मैंने। बिल्कुल यही आपके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपको गिवन है। अब ये जो गिवन है इससे डॉट प्रोडक्ट इनका निकालते हैं। तो डॉट आई से आई घटक को गुणा होती है, तो एक्स के सापेक्ष इस आई के गुणा का डिफरेंशिएशन होगा। तो एक्स के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन यानी डेल अपॉन डेल एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे के गुणा जे का गुणा जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के का गुणा डेल अपॉन डेल जेड और यहां से गुणा के जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर।
तो यहाँ से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये y के सापेक्ष ये भी 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ z के सापेक्ष क्या हो जाएगा 2zy²। तो कुल मिला के ये आपके पास क्या आ गया 2zy²। ये आ गया डाइवर्जेंस f, जो हमें काम आना है। इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है f डॉट n कैप ds, यही ज्ञात करना है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से गॉस अपसरण प्रमेय से सरफेस इंटीग्रल f वेक्टर डॉट n के ds इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस f dv के बराबर होता है। तो इक्वल टू डाइवर्जेंस f समीकरण 1 से हम निकाल चुके हैं, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस f की जगह हो गया 2zy² और dv की जगह क्या हो जाएगा dx dy dz। वॉल्यूम इंटीग्रल में dv जो होता है dx dy dz होता है। अब क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल में कौन सा कितने टाइप के इंटीग्रेशन लगते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रल। ये आपके पास आ गया सरफेस इंटीग्रल f डॉट n के ds इक्वल टू, क्लियर। ये होगी इक्वेशन आपकी सेकंड। अब ये जो इक्वेशन सेकंड हुई है वहां पर अपने को लिमिट चाहिए, एक x की लिमिट चाहिए, एक y की चाहिए, एक z की चाहिए। यानी x कहां से कहां एक्सपेंड हो रहा है, y कहां से कहां हो रहा है, z कहां से कहां हो रहा है, दी गई सरफेस के अकॉर्डिंग। तो सरफेस आपको दे रखा है, इस सरफेस के हिसाब से क्या है वेयर s इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर x² + y² + z² अबव द xy प्लेन, अबव द xy प्लेन। तो इसका डायग्राम बनाता हूं मैं, xyz प्लेन बनाता हूं। सबसे पहले x y और z एक्स बनाते हैं। ये मान लीजिए आपके पास है y एक्सिस और ये मान लीजिए आपके पास है z एक्सिस। तो इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर को बाहर की ओर अपन रिप्रेजेंट तो कर नहीं सकते, बोर्ड 2D है तो यहां ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये होगी मान लो z एक्सिस, x एक्सिस। तो ये एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस। अब xy प्लेन कौन सा होगा, xy प्लेन ये नीचे वाला, ये इधर x आगे इधर आएगी, y x आएगी और इधर पीछे की ओर अंदर की ओर पीछे ऐसे, वो क्या होगी x अंदर की ओर पीछे ऐसे x होगी लंबी और ये y होगी, क्लियर। जैसे ये इधर बाहर की ओर एक्सेस आगे का भाग और अंदर की ओर क्या हो जाएगा बोर्ड के अंदर की ओर एक्सेस का पीछे का भाग हो जाएगा। तो xy प्लेन कौन सा हुआ, xy प्लेन ये नीचे का हो गया ऐसे। जैसे ये बुक मान लीजिए, ये बुक है, तो ये जो भाग होगा नीचे वाला पार्ट ये क्या हो गया xy प्लेन, ये xy प्लेन, ये x होगी। जैसे बुक का ये कॉर्नर की बात करें हैं, इस कॉर्नर की, तो ये y होगी और ये जो आ रही है वो क्या होगी xx होगी। तो ये y और ये xx। अब इसके ऊपर क्या है, ये कह रहा है कि जो स्फीयर x² + y² + z² अबव द xy प्लेन, तो इस xy प्लेन के ऊपर की ओर का भाग है स्फीयर का। अब स्फीयर जो होगा वो गोला तो पूरे के अंदर ही होगा। अब यहां देखिए इस स्फीयर में देखिए तो इसका सेंटर क्या है 0 0 0 है और इसकी रेडियस क्या है 1 है। जो स्फीयर दे रहे हैं उसका सेंटर 0 0 0, तो ये सेंटर 0 0 ओरिजिन हो गया और रेडियस क्या हुई 1। ये इधर 1 और इधर भी 1 1, सारी 1 1 चलेगी। तो स्फीयर जो गोला बनेगा वो तो ऐसे बनेगा, गोला इस तरह से बनेगा कुछ, गोला कुछ इस तरह से बनेगा। अब क्योंकि स्फीयर जो है 3D होता है, 3D के अंदर पूरे होगा, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि S जो सरफेस होगा वो पार्ट कहां का होगा, वो क्या स्फीयर में xy प्लेन के ऊपर का भाग ही होगा। तो xy प्लेन कौन सा है, ये नीचे वाला ये भाग, तो इसके ऊपर कौन सा होगा xy प्लेन, ये y है ये x है, तो इसके ऊपर का भाग यही होगा स्फीयर में, इतना भाग स्फीयर का होगा। ये स्फीयर हो गया आपका, ये क्या हो गया स्फीयर जो ऊपर का है। अब स्फीयर है ये, तो यहां में इसके स्फीयर होगा, तो स्फीयर xy प्लेन के ऊपर है, तो xy प्लेन के ऊपर क्या होगा एक सर्किल भी होगा, स्फीयर के बीच का भाग इस तरह से सर्किल भी होगा। जैसे हेमीस्फीयर बना दिया, आधा ऊपर हेमीस्फीयर x y के ऊपर हेमीस्फीयर, तो ये आपका क्या हो गया
जो सरफेस एस है वो इतना सा भाग है। अब इस सरफेस एक्स एस में अपने को लिमिट देखनी है। लिमिट कैसे देखनी है? अब देखिए ये जो सर्किल है वो कहां पर है? एक्स वाई प्लेन पे है। तो इस एक्स वाई प्लेन को मैं कैसे बना रहा हूं? ये एक्स, ये वाई, सिर्फ 2D फिगर को बना रहा हूं क्योंकि सर्किल जो है नीचे है, एक्स वाई प्लेन पर सर्किल रहेगा। नीचे वाला भाग लिया नहीं मैंने स्फेयर का, तो ऊपर का भाग लिया, तो बीचों बीच का जो भाग होगा ये क्या होगा? सर्किल होगा। ये सर्किल होगा। अब सर्किल को मैं एक्स वाई प्लेन पे बना रहा हूं और इस सर्किल की रेडियस कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि स्फेयर की रेडियस कितनी है? 1 है। तो ये जो सर्किल है मैंने इस तरह से बना दिया 1 रेडियस का। 1 रेडियस का क्या बना दिए? सर्किल बना दिया। क्लियर? अब ये आपका ओरिजिन है, ये पॉइंट क्या होगा? क्योंकि रेडियस 1 है तो यहां से लेकर यहां तक ये 1,0 होगा और ये क्या होगा? -1,0। तो यहां पर देखा जाए तो x का मान कहां से कहां जा रहा है? x एक्स पे x का मान -1 to 1 जा रहा है। तो x जो है वो कहां से कहां है? -1 से 1 है। और y कहां से कहां होगा? और y के लिए अपने को अब क्या करना पड़ेगा? y के लिए यहां पर एक पट्टी बनानी पड़ेगी। x का मान तो इस हिसाब से देख सकते हैं, x का मान तो इस हिसाब से देख लिया। y दूसरा जो वेरिएबल है उसका मान कहां से कहां हो रहा है उसके लिए एक पट्टी बनानी पड़ेगी। और पट्टी कैसे बनानी पड़ेगी? x एक्स के परपेंडिकुलर पट्टी बनानी पड़ेगी। ये पट्टी बनानी, ये पट्टी दूसरी लिमिट चेक करने के लिए आपको पट्टी बनानी पड़ेगी। अब पट्टी में यहां देखेंगे y यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, तो यहां y कितना होगा? ये देखिए क्या है? एक सर्किल है, ये सर्किल है। तो सर्किल के इक्वेशन अपने को पता है x² + y² = 1 होगी इसके अकॉर्डिंग। तो यहां से y जो होगा वो कितना आएगा? y² = 1 - x²। y जो होगा 1 - x², तो y बराबर क्या होगा? ±√1 - x²। तो इस पट्टी में y जो अपना वो चल रहा है √1 - x² माइनस से लेकर √1 - x² प्लस तक ये y चलेगा। तो y = यहां से लेकर यहां तक ये लिमिट हो जाएगी y की। x की कहां से कहां हुई? -1 to 1। y की क्या होगी? √1 - x² से √1 + x² तक होगी। अब z की लिमिट क्या होगी? क्योंकि ट्रिपल इंटीग्रेशन है तो x भी चाहिए, y भी चाहिए, z की भी सीमा चाहिए। तो z कहां से कहां है? तो z इसमें देखा जाएगा इसी में यहां देखिए एक पट्टी बना रहा हूं मैं, यहां एक पट्टी बना दी मैंने क्योंकि ये 3D फिगर है। तो पट्टी किस रूप में होगी? एक कह सकते हैं क्यूबॉइड के रूप में होगी। तो क्यूबॉइड के रूप में यहां से शुरू हो रहा है तो यहां z कितना है? 0। यहां z कितना है? 0। कैसे? क्योंकि xy प्लेन है, xy प्लेन से z कितना होगा? xy प्लेन में z 0 होता है, तो z 0 से लेकर यहां तक z कितना होगा? तो ये पॉइंट p x, y, z मान लेते हैं, x, y, z। तो यहां तक z कितना आएगा? तो z यहां से ये इक्वेशन किसकी है? x² + y² + z² = 1 की। तो यहां से z = क्या आएगा? √1 - x² - y²। और एक प्लस में होगा, एक माइनस वाला नीचे नहीं आएगा क्योंकि z 0 से शुरू होकर यहां तक होगा। क्योंकि z का रूट लगा रहे हैं तो प्लस माइनस दोनों लगेंगे, तो माइनस वाला काउंट नहीं होगा क्योंकि इसने जो स्फीयर बोला है वो कहां पर बोला है? xy प्लेन के ऊपर का भाग बताया इसने। ये सरफेस जो लेना है xy के प्लेन के ऊपर का भाग लेना है, तो नीचे का भाग लेना नहीं है। इस वजह से ये माइनस वाला काम नहीं लिया जाएगा। z 0 से कहां तक होगा? z √1 - x² - y² तक होगा। तो ये आपके लिमिट काम आएगी। ये इक्वेशन सेकंड अपने जो है उसमें काम ले रही है। तो ये इसको हटा देता हूं मैं, इक्वेशन सेकंड अपने वापस काम में लेंगे। तो सीमा का निर्धारण कैसे किया? लिमिट का निर्धारण कैसे किया? लिमिट का निर्धारण xy प्लेन के ऊपर z बराबर 0 से z बराबर √1 - x² - y², y बराबर √1 - x² माइनस से लेकर y बराबर √1 - x² तथा x बराबर -1 से x बराबर 1 तक है। ये आपकी सीमा का निर्धारण है। सीमा का निर्धारण मैंने एक एक चीज बता दी है। सबसे पहले
वैसे जेड का निर्धारण होता है। जेड का निर्धारण कहां से, जेड जीरो से लेकर यहाँ पर ये जो पॉइंट है उसमें जेड निकाल लिया, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो कहां पर है, इस स्फीयर पर ही है, तो स्फीयर से जेड का मान निकाल लो, वही आपका जेड होता है। और यही ये नहीं कहता कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, सीधा कह देते हैं इस वक्र जो है, पृष्ठ जो है इस स्फीयर का पृष्ठ है, तो स्फीयर का पृष्ठ है तो जेड कहां से कहां होता, माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता, और y यही रहता, और x अगर इसकी रेडियस 1 है तो -1 से 1 ही रहेगा। तो एक मान तो आपके फिक्स रहेगा x का मान, पहले z का निर्धारण हुआ, फिर y का, और फिर लास्ट में क्या हो गया x का निर्धारण। x का निर्धारण में कोई दिक्कत नहीं। जब हम सिंपल सी बात है, दो दिया गया कर्व है उसमें पहले z की वैल्यू निकाल लो, तो z की जो वैल्यू होती है वो लिमिट हो जाती है z की, फिर z को 0 कर दो, y की वैल्यू निकाल लो x के टर्म में, वो y की लिमिट हो जाएगी, और फिर x और y दोनों को 0 कर दो, x की लिमिट आ जाएगी। और इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से ये भी लिमिट होती है, क्योंकि इसमें x y प्लेन के ऊपर का है तो इसलिए नेगेटिव वाला छोड़ दिया, z कहां से शुरू हो गया, 0 से लेकर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अतः समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2, सरफेस इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट n कैप ds इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल में आपको लिमिट रखनी है, थोड़ा गैप रख रहा हूं मैं, ये इसलिए रख रहा हूं, x इक्वल टू कहां से कहां है, -1 to 1, y इक्वल टू कहां से कहां है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में, और z इक्वल टू ये z की लिमिट है, तो z इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस से लेकर ये होता कब, जब ये पूरा स्क्वायर है, लेकिन यहाँ z कितने से शुरू हो रहा है, 0 से, तो z इक्वल टू 0 से अंडर रूट ऊपर तो जा रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये वापस सेम टू सेम 2z वाई स्क्वायर dx dy dz। अब ध्यान रखना है यहां पर ट्रिपल इंटीग्रेशन है। देखिए जब भी आपको डबल इंटीग्रेशन फाइंड करना हो या ट्रिपल इंटीग्रेशन फाइंड करना हो, तो आपको करना क्या है, आपको करना है कि यहां पर जो लिमिट यूज हो रही है वो किसकी हो रही है, यहां z की लिमिट हो रही है यूज इस इंटीग्रेशन में, तो पहले z के सापेक्ष कर दो, z की लिमिट यूज होगी तो उसके टर्म में कहीं भी z नहीं होगा, उस z की लिमिट में कहीं भी z नहीं होगा। तो यहां देखिए x और y दोनों है, तो x उस लिमिट में अगर x और y दोनों आ गए, हम x और y के साथ इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं सापेक्ष, हमें किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, z के सापेक्ष, क्योंकि यहां लिमिट किसकी है, z की, तो इसमें सबसे पहले z के सापेक्ष इंटीग्रेशन होगा। उसके बाद जैसे y की लिमिट हम यूज करेंगे तो हम y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे, और x की लिमिट यूज करेंगे तो हम x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां दिए गए जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके सापेक्ष होगा, वो आपके z के सापेक्ष होगा। तो z के सापेक्ष होगा तो z के अदरवाइज जो भी यहां पर दे रखे हैं वो सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बाहर वाले डबल इंटीग्रेशन पड़ा रहेगा, x इक्वल टू -1 to 1, और ये अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा तो हम ब्रैकेट में किसका 2y स्क्वायर कांस्टेंट होगा, क्योंकि z के सापेक्ष हो रहा है, z के सापेक्ष होगा तो z का z स्क्वायर बटा 2, तो z स्क्वायर से 2 से 2 कट जाएगा, चलो लिख देता हूं, 2 का 2 z का हो गया z स्क्वायर बटा 2, और y स्क्वायर कांस्टेंट है तो ऐसे के ऐसे, और इसकी लिमिट है z 0 से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, z इक्वल टू 0, और ये किसकी है, y इक्वल, क्लियर। अब ये और पीछे क्या रह जाएगा, यहाँ पे z के सापेक्ष कर दिया तो dx dy बाहर पड़ा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू x इक्वल टू -1 to 1, y इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब z की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो z स्क्वायर, तो z स्क्वायर यानी कि इसका रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस रूट का z के स्क्वायर है, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, z की जगह ये वैल्यू होगी, और y स्क्वायर वैसे के वैसे, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो लोअर लिमिट z की जगह 0 रखेंगे तो z 0 स्क्वायर y स्क्वायर तो माइनस 0 ही रहेगा, और बाहर dx dy इक्वल टू x इक्वल टू -1 to 1,
इंटीग्रेशन y इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर y स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई, y स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो सीधा देखिए यहां इसको गुणा कर देता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर माइनस y की पावर 4। ये ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्यों, क्योंकि अगला हमें y की लिमिट दे रखी है तो हमें y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, तो y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है तो इस y स्क्वायर की सबसे गुणा नहीं कर रहा हूं, इसको अलग ले लिया और इसको अलग ले लिया तो उनसे गुणा कर दी, y की पावर 4 हो जाएगी, ध्यान रखेंगे 2 और 2, क्योंकि y के सापेक्ष करेंगे तो y क्यूब बटा 3 सीधा हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा उसके सापेक्ष, और साथ में क्या रहेगा dx dy। अब जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके सापेक्ष होगा, अब जो इंटीग्रेशन होगा वो अपने y के सापेक्ष होगा, तो y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे। अब आगे थोड़ा टाइम जरूर लगता है, थोड़ी लंबी क्वेश्चन जरूर है, लेकिन आपको सावधानी रखनी है, कहीं भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है, थोड़ा हो सकता है टाइम लगे तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन x इक्वल टू -1 टू 1, अब यहाँ इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम, y के सापेक्ष कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिमिट किसकी यूज हो रही है y की, क्योंकि x की टर्म में लिमिट है तो x के सापेक्ष तो हम कर नहीं सकते हैं, तो y के सापेक्ष करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और यहाँ y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, सॉरी y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब अपॉन 3, फिर माइनस y की पावर 4 का y की पावर 5 अपॉन 5, और इसकी लिमिट कहां से कहां है, y इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx वैसे के वैसा। एक तरीका और था, जैसे यहाँ लिमिट एक माइनस में एक प्लस में सेम है, और किसके सापेक्ष हम कर रहे हैं y के सापेक्ष, तो y की जगह माइनस y रख के पुट करके देख लो ओड इवन कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है ओड फंक्शन है, अगर इवन फंक्शन है तो इस लिमिट को 0 से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं और उसका डबल कर देंगे, आगे 2 लगा सकते हैं। ये हमने कक्षा 12 में एक गुणधर्म देखा था कि माइनस a टू a fx dx इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन 2 इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx, या दूसरा होता है 0, एक तो ये होता है दूसरा 0 होता है, ये कब होता है जब fx बराबर हो f माइनस एक्स बराबर हो माइनस एफ एक्स के, और ये कब होता है f माइनस एक्स बराबर हो एफ एक्स के, यानी कुल मिला के कह सकते हैं ये जो फंक्शन है इवन फंक्शन है, सम फलन है, और ये कौन सा फलन है ओड फलन है। x की जगह माइनस एक्स रखने पर अगर फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, सीधा एफ एक्स ही बन रहा है, तो वो डबल हो जाता है 0 से a तक इंटीग्रेशन हो, और x की जगह माइनस रखने पर fx का माइनस हो जाता है, यानी माइनस fx हो जाता है, तो उस इंटीग्रेशन का मान शून्य होता है। तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि इसका y के सापेक्ष करेंगे तो y की जगह माइनस y रखूंगा तो y स्क्वायर का y स्क्वायर रहेगा, और y की जगह माइनस y करूंगा तो माइनस y की पावर 4 भी y की पावर 4 रहेगी, यानी वही फलन बन रहा है। तो इसको मैं 0 टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगा सकता हूँ, और आगे बाहर क्या लगा सकता हूँ, यहाँ 2 लगा सकता हूँ, लेकिन मैंने वैसे नहीं किया, लिमिट जैसी थी वैसे उसके अकॉर्डिंग ही कर लिया। क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन x इक्वल टू -1 टू 1, अब यहाँ लिमिट पुट करेंगे y की जगह, तो y की जगह रखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, अपर लिमिट पहले यूज होगी तो इसकी जगह हो गया अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2, क्योंकि क्यूब था और पावर हाफ ये है तो 3 अपॉन 2 हो गया, और अपॉन कितना है 3, माइनस यहाँ यूज करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या होगी 5 अपॉन 2, और अपॉन क्या है 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो हुई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट यूज करेंगे तो y की जगह ये यूज करेंगे, तो माइनस लोअर लिमिट हो रही है तो इसको ब्रैकेट में रखूंगा, इसको ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस है तो लोअर लिमिट जैसे यूज करूंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे वैसे, और यहाँ क्योंकि y का क्यूब है और यहाँ माइनस है तो माइनस बच जाएगा, तो माइनस आगे लगा दूं, माइनस का माइनस आ जाएगा क्यूब की वजह से, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2 और अपॉन 3, फिर माइनस y की पावर 5 है, माइनस रखूंगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5 अपॉन 2 अपॉन 5, और इसके बाहर क्या लगेगा dx लगेगा।
क्योंकि हम dx कंटिन्यू चलते आ रहे हैं, x के सापेक्ष इंटीग्रेशन नहीं किया है तो dx वैसे वैसे एज इट इज है। x इक्वल टू -1 to 1, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और 3/2 5/2/3, फिर -1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2/5, फिर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, देखिए 1 ये और 3/2 ये, तो 5/2/3 का 3, फिर माइनस प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2/5, क्लियर। और इसके साथ क्या लगेगा, dx। अब देखिए ये सारे डबल हो रहे हैं, ये भी 2 बार हो गया, 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 ये 2 बार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लिमिट सेम थी, माइनस का फर्क था और ये दिया गया फलन कैसा था, समफलन था, यानी x की जगह माइनस x करने पर फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं आया। x इक्वल टू -1 to 1, ये डबल हो गया तो 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2/3, और ये भी डबल हो गया -2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2/5 और dx। अब यहां पर देखिए एलसीएम ले सकते हैं, ये दोनों सेम है तो एलसीएम कितना आएगा वो देख लीजिए। इंटीग्रेशन x इक्वल टू -1 to 1, एलसीएम 3 और 5 का 15, इधर 5 दूनी 10, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 माइनस 3 दूनी 6, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1। अब देखिए दोनों सेम है तो 10 में से 6 गए 4, 4/15, 4/15 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 dx, यही है ना। अब 4/15 को आप बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट है, तो 4/15 इंटीग्रेशन -1 to 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 dx। अब वही ओड इवन फलन यहां भी लगा सकते हैं कि -a से x की जगह -x रखो तो कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो 0 से 1 कर सकते हैं, इसको 0 से 1 कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फिर, तो यहां आगे फिर बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए इक्वल टू 4/15 और ये -1 से 1 है तो यहां देखिए f माइनस एक्स बराबर क्या है, fx है, x की जगह -x रखो तो ये वापस बन रहा है, तो इंटीग्रेशन -a to a fx dx बराबर क्या होता है, 2 ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a fx dx होता है। ये चीज यहां यूज कर दी है ताकि थोड़ा सरल हो जाता है, पीछे वहां भी यूज कर सकते थे, सिंपल हो जाता। तो ये देखिए 2 गुणा और हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to क्या हो जाएगा 1, 0 to 1 होने के बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 dx बच जाएगा। तो कुल मिला के ये क्या बना, 8/15 इंटीग्रेशन 0 to 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 dx। अब देखिए यहाँ पे ये लीनियर फंक्शन नहीं है, लीनियर फंक्शन होता तो हम उसका इंटीग्रेशन x की पावर n+1/n+1 वो कर देते हैं, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर आ गया तो यहाँ कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऐसा करेंगे कि यहाँ पर अपॉन में 2 है, इसका मतलब अंडर रूट है, उस अंडर रूट को हटाना है, तो अंडर रूट को हटाने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट है, तो इसका मतलब x की जगह तो या sin थीटा पुट कर दो या cos थीटा पुट कर दो। तो पुट कर रहा हूं मैं x इक्वल टू sin थीटा, तो x इक्वल टू sin थीटा है तो dx क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा d थीटा, और लिमिट भी क्या हो जाएगी, लिमिट 0 से 1 है तो x की जगह 0 पुट किया, x बराबर 0 तो sin थीटा बराबर 0, तो यहां से थीटा बराबर क्या हुआ 0, और x बराबर है 1 तो sin थीटा बराबर क्या हुआ, x की जगह 1 तो थीटा कितना हो गया π/2। तो लिमिट जब x 0 से 1 था तो थीटा 0 से π/2 हो जाएगी। तो ये भी चीज साथ में जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट भी चेंज होती है, वो भी ध्यान रखना, बेसिक चीजें हैं कक्षा 12 की। तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 माइनस sin स्क्वायर, x की जगह sin स्क्वायर तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा
कि होल पावर 5/2 dx की जगह क्या हो जाएगा cos थीटा d थीटा, तो dx की जगह cos थीटा d थीटा। आगे बढ़ते हैं 8/15 इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से cos स्क्वायर हट जाएगा तो cos की पावर 5 और cos थीटा ये तो cos की पावर 6 थीटा d थीटा। अब देखिए जब cos की पावर 6 थीटा आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है। अब खाली cos थीटा होता तो उसका इंटीग्रेशन sin थीटा हो जाता, लेकिन cos पावर के रूप में आ जाए, cos की पावर 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, तो उस समय दो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का मान और एक लिख सकते हैं cos क्यूब थीटा का मान, क्योंकि यहाँ पावर 6 है तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ cos क्यूब थीटा की होल पावर 2 या cos स्क्वायर थीटा की होल पावर 3। तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अगर cos स्क्वायर थीटा होता है तो उसको पावर को अपने को रिड्यूस करना है, कम करना है, तो cos स्क्वायर थीटा का हमें पता है फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। ये होता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये होता है। ये बना हुआ किससे, ये अपने को पता है कि cos 2 थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर, तो यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये आती है। लेकिन इसको मैं इस तरह से बदलता हूं कि क्या लिखा जाए इसको 8/15 इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos की पावर 6 थीटा, तो इसको लिख सकता हूं मैं cos क्यूब थीटा का होल स्क्वायर d थीटा, क्योंकि स्क्वायर की पावर 3 करता तो वापस इसका क्या करना पड़ता 6 बनाने के लिए क्यूब करना पड़ता, तो a प्लस b का होल क्यूब लगाना पड़ता। तो ऐसा सिस्टम नहीं करके मैं cos क्यूब थीटा का लगाऊं ताकि उसमें बाद में स्क्वायर करना पड़े। अब cos क्यूब थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, क्योंकि हम जानते हैं cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। कक्षा 11 में पढ़े ये फॉर्मूले सारे। cos क्यूब थीटा का फॉर्मूला ये होता है cos क्यूब थीटा cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहां से cos क्यूब थीटा इक्वल टू क्या बना cos क्यूब थीटा cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4 बना, ये बना। अब इसकी पावर क्या है 2 है, तो अतः cos क्यूब थीटा का होल स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा इसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो बट्टा में 4 का स्क्वायर 16 तो 1/16 आगे लिख लेता हूं और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर इसका क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3 6 cos 3 थीटा cos थीटा। क्लियर। अब थोड़ा सा और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक तरीका और होता है cos की पावर 6 थीटा का फॉर्मूला, जो बीटा फलन है उससे रिलेटेड भी एक फॉर्मूला होता है कि sin की पावर n थीटा cos की पावर n थीटा और उसका थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेशन हो और उसकी लिमिट 0 से π/2 होती है, तो उसका गामा फलन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसको अपने पिछले लास्ट लेक्चर में देखा नहीं है बीटा और गामा फलन क्या होता है, तो उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे अपन, कक्षा 12 की तरफ चल रहे हैं, तो ज्यादा पैनिक लेना नहीं है। वो बीटा गामा क्या होता है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो जाएगा cos की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1/16, यहां से देखिए। फिर आ गया स्क्वायर थीटा, फिर आ गया स्क्वायर थीटा, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। किसमें चेंज होगा cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos का डबल थीटा, तो जो भी 3 थीटा है उसका क्या हो जाएगा cos 6 थीटा अपॉन 2 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा का 1 प्लस cos 2 थीटा डबल एंगल हो जाएगा अपॉन 2 प्लस 6। अब cos c इंटू cos d यहां भी लगाना पड़ेगा, cos c इंटू cos d, ये भी कक्षा 12 में पढ़ा हुआ है, ये होता है 2 cos c cos d का cos c प्लस d प्लस cos c माइनस d होता है। खोल के देख लो cos c प्लस d cos d माइनस sin c sin d, और इसका cos c cos d प्लस sin c sin d, तो sin c sin d कट जाएंगे, cos c cos d दो बार बचेंगे तो डबल हो जाएंगे, तो इसकी जगह ये यूज लूंगा, तो ये बट्टा में 2 सब के चला जाएगा, तो बट्टा में 2 चला जाएगा तो ये हो जाएगा cos c प्लस d, तो दोनों को जोड़ूंगा 3d और 3 थीटा और
थीटा 4 थीटा और घटाऊंगा तो cos 2 थीटा अपॉन क्या लगेगा 2। थोड़ा सावधानी से करना आपको। अब ये चीज यहां पर यूज कर रहा हूं मैं, वो सारी की सारी। अब देखिए यहां जो भी पावर थी उसको सिंगल पावर में बदल दिया, तो क्या बचेगा, देखिए इंटीग्रेशन 8/15 इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब cos की पावर 6 थीटा की जगह है 1/16 तो रहेगा ही रहेगा, और क्या बचेगा अंदर 1 प्लस cos थीटा cos 6 थीटा, और एलसीएम सबका क्या आएगा 2, एलसीएम सबका 2 ले लेता हूं। क्लियर, ये भी साथ में आपको साइड में लिख देना है, प्लस 9 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 प्लस 9 cos 2 थीटा, फिर आगे 6, ये बीच में प्लस लगेगा तो यहां देखिए यहां जो फॉर्मूला बनेगा 6 cos c प्लस d, तो cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो नीचे क्या बचेगा 3 बचेगा। क्लियर, तो 3 का एलसीएम वापस लेऊंगा 6 हो जाएगा, 3 का 2 एलसीएम वापस लिया 6 हो गया, तो प्लस 6 से मल्टीप्लाई होगी उसको अंदर पूरे को, तो क्या बनता जाएगा देखिए 6 cos 4 थीटा प्लस 6 cos 2 थीटा, ये इतना बचेगा, और बाहर क्या रहेगा d थीटा इक्वल टू, अब देखिए ये 32 हो जाएगा 8/15 इंटू 16 दूनी 32, 32 मैंने इसके साथ ले लिया, इंटीग्रेशन 0 to π/2, पीछे देखिए cos 6 थीटा प्लस, अब इससे कम वाला 4 थीटा वाला, तो 4 में 6 cos 4 थीटा, अब 2 थीटा वाला 9 और 6 15 cos 2 थीटा, 1 और 9 10 d थीटा, ये चीज बन गई एक्चुअली। अब यहां देखिए सारी पावर क्या है हट गई, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा, सिंपल सा। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये 4 में कटेगा तो 1/15 इंटू 4। अब इंटीग्रेशन करते हैं cos 6 थीटा का, cos थीटा का होता है sin थीटा 6 थीटा, और 6 थीटा की वजह से अपने में 6 लगेगा, प्लस 6 sin 4 थीटा cos 4 थीटा का sin 4 थीटा, और 4 थीटा की वजह से अपने में 4, फिर प्लस 15 cos 2 थीटा का sin 2 थीटा अपॉन 2 थीटा का 2 और लग जाएगा, प्लस 10 का क्या हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि 1 का होता है थीटा तो 10 का हो गया tan थीटा, और इसकी लिमिट है 0 to π/2 इक्वल टू 1/60, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो अपर लिमिट करेंगे तो यहां से देखिए cos 6 थीटा की जगह π/2 करेंगे तो 2 से 6 कैंसिल होगा 3 बार, तो 3 बार sin है sin 3 पाई अपॉन 6, प्लस यहां से 6 sin π/2 यूज करेंगे तो sin 2 पाई बचाएगा अपॉन 4, प्लस 15 sin पाई बचाएगा, थीटा की जगह π/2 रखेंगे sin पाई अपॉन क्या है 2, प्लस 10 थीटा की जगह π/2, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो लोअर लिमिट में देखिए यहाँ 0 तो sin 0 0 sin 0 0 sin 0 0 और थीटा की जगह 0 0 0 1/16। अब यहाँ देखिए sin 3 पाई sin 2 पाई sin पाई सारे 0 होते हैं, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 पाई, तो कुल मिला के 5 पाई अपॉन 60, तो पाई अपॉन 5 के बारे से 12 बार कटता है, पाई अपॉन 12 इसका क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से इसका क्या करना था इंटीग्रेशन करना था, जो लंबा जरूर है लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, अपने को लिमिट पता करनी क्या होती है एक्चुअल, और लिमिट का मेथड मैंने बता ही दिया कि कैसे आपको लिमिट प्राप्त करनी है। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल और लेते हैं आगे, सिमिलरली ऐसा ही कुछ एग्जांपल है उसको करके देखते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर।